फिर आता है ये वाला मतलब टॉपिक विद्युत मापन यंत्रों के कार्य। ठीक है, ये क्वेश्चन 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में और 16 में पूछा गया है। मतलब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो विद्युत मापन यंत्र जितने होते हैं, ये जो काम करते हैं अपने दो सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। पहला है ऊर्जा का रूपांतरण, दूसरा विद्युत प्रचालन का परिवर्तन। ठीक है, मतलब एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चूंकि विद्युत की बात हो रही, इलेक्ट्रिक की बात हो रही, यानी कि जो ये अपने यांत्रिक कार्य है, मैकेनिकल एनर्जी जो है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का ये काम होता है। ठीक है, दूसरा विद्युत प्रचालन का परिवर्तन जो होता है। ठीक है, ये फिर उसके बाद आता है अपना पहला देखते हैं ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। मतलब हम जैसे जनरली जानते हैं किसी भी एनर्जी को किसी फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है किसी प्रकार की ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। और जिस घटना से हम बदलते हैं या जिस मतलब क्रिया या जिस फिनोमेना से बदलते हैं, वो जो क्रिया होती है वो इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होती है। ठीक है, इसके बिना ये फिनोमेना नहीं होगा। जो जब मतलब इसमें सबसे मेन टॉपिक है EMI, इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन। ठीक है, इसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। अब तो फिर ये देखते हैं क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन के सिद्धांत पर सारी मतलब ये ऊर्जा का रूपांतरण जो था आधारित था। ठीक है, ये हमारी एक कुंडली है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, ये फ्लक्स है हमारा, ये एक्सिस है उसका, ये इस एक्सिस के अलोंग ओमेगा एंगल पर रोटेट हो रहा है यानी घूम रहा है। ओमेगा हमारा कोणीय वेग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी है हमारा एक समान चुंबकीय मान, एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसका मान हमेशा टेस्ला में काउंट किया जाता है। ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है। ये कुंडली में फेरों की संख्या, कितनी बार फेरों की संख्या है कुंडली में। थीटा एंगल, ये वाला जो एंगल है थीटा हमने दे दिया है इसका नाम। ओमेगा कुंडली की घूर्णन गति। ठीक है, ये था। अब चूंकि हम जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स फाई से डिनोट किया जाता है, इसको हम जानते ही हैं BAN। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, तो इसका फाइनली हमें ये पता होता है फाई इक्वल टू BAN cos ओमेगा टी। सबको पता होगा, ये बेसिक चीज है। ये इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 1 मान लिया। इसको हमने टी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर दिया, यानी हाँ डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या होता है मतलब अवकलित कर दिया। ठीक, अब हमें टी के साथ d∅dt मिलेगा। ठीक, BAN माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी, इसको इतना मिलेगा। फिर हमें जो मेन प्राप्त फाइंड आउट होता है ये होता है d∅dt इक्वल टू माइनस BN ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हमें फैराडे के नियम से पता है E इक्वल टू माइनस d∅dt। उन्होंने क्या बोला था, मतलब फैराडे ने ये बताया था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है हमारी, ठीक है, वो चेंज होती रहती है। कैसे? कुंडली में जो उत्पन्न विद्युत वाहक मन चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। ठीक है, यही होता है दर, यही होता है d∅dt, ये इसके समानुपाती होता है। ये माइनस जो साइन है हमें पता क्या शो करता है, ये मतलब उसके विपरीत कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे जो निगेटिव साइन विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, यही ये मतलब दिखा रहा माइनस साइन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिर से इसके इस समीकरण से और इससे हमें मतलब देखते हैं ये दोनों बराबर है, इधर का तो इधर बराबर कर लेते हैं, इक्वल टू माइनस, फिर माइनस ये अपना यहाँ पे कर रखते हैं। हमें जो प्राप्त होता है फाइनली इक्वल टू BAN ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसी को बोलते हैं विद्युत वाहक बल। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र होता है और एरिया यानी क्षेत्र होता है, जो मतलब क्षेत्रफल होता है, EN मतलब फेरों की संख्या, ये सब तो कांस्टेंट रहते हैं, स्थिर रहते हैं। लेकिन जो मेन चीज हमारा रहता है, जो ये सब डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, ओमेगा पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारा कोणीय वेग पर डिपेंड करता है। अगर कोणीय वेग ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलेगा, अगर कोणीय वेग कम रहेगा तो हमें कम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलेगा।
क्योंकि हम जानते हैं जो विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है उसे उत्पन्न दो ही तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? ये हमारा मतलब या तो मतलब हमारी जो कुंडली है और चुंबक के बीच सापेक्ष जब गति होती है तो हमें एक कंडीशन मिलता है, जो कंडीशन उत्पन्न क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है, ठीक है। यहाँ देखते हैं विद्युत वाहक बल, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि मतलब ये मापन का कार्य हो रहा है तो हमें अब घूर्णन गति से विद्युत वाहक बल कैसे मतलब पता चले, कितनी विद्युत वाहक बल, कितने ईएमएफ का हुआ, कितने किसका हुआ, घूर्णन गति से ईएमएफ बल कैसे काउंट करना होगा ये देखना है। तो पहले देखते हैं विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए जो क्षेत्रफल होते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है और जो कुंडली होता है उनके बीच में सापेक्ष गति होता है, इतना तो पता ही है। तो उसमें अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को यदि फिक्स करते हैं तो कुंडली हमारी गति करनी चाहिए, तब विद्युत वाहक बल जनरेट होगा। या फिर कुंडली हमें फिक्स कर दें, उसके बाद सापेक्ष क्षेत्र को कुंडली अगर फिक्स कर देते हैं तो उसके सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र को हमें गति देना पड़ेगा, तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक है। ये होता है। या अगर हम क्या बोलते हैं दोनों चीज को फिक्स कर देते हैं, कुंडली को भी और क्या बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र को भी फिक्स कर देते हैं, तो हमें उनमें विद्युत वाहक बल मतलब जनरेट करने के लिए उनके बीच से चुंबकशीलता को परिवर्तन बार बार चेंज करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा विद्युत वाहक बल, ठीक है। और ये जो दोनों फिक्स करेंगे इसमें जो कोरे बनी होती हैं इस लोहे की सॉफ्ट आयरन की बनी हुई होती हैं, ठीक है, इक्वल टू -n d∅dt, ठीक है। विद्युत वाहक बल ईएमएफ उत्पन्न करता है, यही होता है। एक मिनट, ये रही कुंडली, ठीक है, ये देख लें आप यहाँ पे, ये स्थिर चुंबक गतिशील कुंडली स्टेशनरी मैग्नेट मूविंग कॉयल, ठीक है। इसमें कॉयल मूव कर रहा है, ठीक है, ना कि मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र मूव कर रहा है और कॉयल स्थिर है, इसमें दोनों अपना स्थिर ही है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। विद्युत वाहक बल मापन घूर्णन गति ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। इससे इस प्रकार मतलब जो था वो अभी उससे हमें विद्युत वाहक बल घूर्णन बल से माप कैसे, और उसके बाद अब आता है, ये तो हो गया, अभी आ गया मतलब अगर लीनियरली ये रोटेशन में था ओमेगा कोणीय वेग जो था, अब ये लीनियरली मोशन करे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। यह हमारा चुंबकीय फ्लक्स किसी प्रकार में परिवर्तन होना जरूरी है, होता ही है। अगर परिवर्तन कोई भी मतलब दोनों में से कोई एक इधर उधर होएगा तो फिर फ्लक्स में परिवर्तन होएगा भी होएगा, ठीक है। कुंडली ये है और कुंडली बी है, ठीक है। इसमें मतलब ये दोनों को मतलब सटीक में पास में रखेंगे तो इसमें एक अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक है। ये दोनों कुंडलियां हैं, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। ये स्लाइडर है हमारा, ठीक है। इनके बीच में यही है, ये एसी विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। एसी ईएमएफ बोल सकते हैं जो जनरेट हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये जितना यहाँ से स्लाइड करेंगे, ठीक है, उतना ही चेंजिंग बताएगा ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब जो दूसरा हमारे पास आता है वो है विद्युत प्रचालों में परिवर्तन, ठीक है। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, ये तीन तरह से किया जा सकता है। कैसे? चालकों के प्रतिरोध में परिवर्तन करके, दूसरा संधारित्र की धारिता में परिवर्तन, कुंडली के प्रेरकत्व में परिवर्तन, यानी कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स में जो होते हैं वेरिएशन इन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, वेरिएशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, वेरिएशन ऑफ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, ये तीन तरीके से किया जा सकता है। अब जो है चालकों के वीमा में प्रतिरोध में चालकों के प्रतिरोध में परिवर्तन में कुछ दो तीन पॉइंट वो देख लेते हैं। पहला है चालक के वीमा व प्रतिरोध में परिवर्तन किया जाए। हमें पता है R इक्वल टू ये होता है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस L/A, ठीक है। सब कुछ यहाँ दिया ही गया है, ठीक। इसका मतलब यही है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L। मतलब R अगर हम इंक्रीज करेंगे रेसिस्टेंस की वैल्यू तो L मतलब लेंथ जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा, यानी डिपेंडेंट किस पे हुआ, R L पे डिपेंडेंट हुआ। और R जितना हम इंक्रीज करेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये है, मतलब एरिया उतनी ही घटेगी। अगर एरिया बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, ठीक है। तो यानी L और ये पे डिपेंड करता है हमारा। तो यहाँ है RT इक्वल टू
दूसरा पॉइंट आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। आर टी होता है टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। चालक का प्रतिरोध अल्फा बराबर होता है चालक के प्रतिरोध का गुणांक आर नॉट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर चालक का प्रतिरोध, ठीक है। फिर आता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ये क्या होता है सब वाकिफ होंगे। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ये पी रेसिस्टेंस, आर रेसिस्टेंस, एस रेसिस्टेंस। आई करंट फ्लो हो रही है, दो भागों में डिवाइडेड हो गई, I1 I2, ठीक है। जो करंट इसमें जा रही थी वो करंट इसमें भी आएगी, जो करंट इसमें जा रही थी वो करंट इसमें भी आएगी। जब सारे जो करंट है यहाँ पे इकट्ठी हो रहे हैं तो जो इधर से गया वही इधर से भी मिल गया, ठीक है करंट। क्यों? यहाँ पे ये जो मतलब इस तरह का है बना हुआ है, इसका जो ये निडल है, सुई है, ये सीधे सीधे मतलब यहाँ पे कोई विक्षेपण नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ये ब्रिज हमारा, तो इसे बोल देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, P बाई Q इक्वल टू R बाई S, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट था हमारा, इसमें संधारित्र धारिता में परिवर्तन, मतलब वेरिएशन कर दे किसमें, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के कैपेसिटेंस में वेरिएशन कर दें तो भी हो जाता है, ठीक है। यानी C इक्वल टू A बाई F साइन नॉट बाई D। ये होता है हमारा यहाँ क्षेत्रफल। ये दो हमारे क्या बोलते हैं कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव चार्जेज रखता है, ये निगेटिव चार्जेज, मतलब ये पॉजिटिव आवेश है, ये निगेटिव आवेश है, इनका दोनों का एरिया समान है। ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है निर्वात की विद्युतशीलता को डिनोट करता है। सी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, डी को बराबर होता है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, मतलब इसमें से और इसके बीच की जो दूरी होती है डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ पे संधारित्र का धारित्य प्रतिघात जो होता है एक्स इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। एफ यहाँ होता है आवृत्ति होती है मतलब प्रतिवर्ती विद्युत वाहक बल की, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट है मेरा हमारा वो होता है कुंडली के प्रेरकत्व में परिवर्तन, वेरिएशन ऑफ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। ये हमारा एक कुंडली है, ठीक है। इसका लेंथ है L, आई करंट फ्लो हो रहा है, फेरों की संख्या हमें पता है N है, ठीक। इसमें होता है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, सबको पता होगा, नहीं पता हो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। बस मेन फार्मूला है, फार्मूला हमें को पता रहना चाहिए। फाई इक्वल टू बी एन, फाई इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एन। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ये पता रहना चाहिए हमें और ये पता रहना चाहिए हमें, ठीक है। इससे पता क्या होता है, ये L इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ये बाई L, मतलब ये एरिया और L जो ये प्रेरकत्व है इन दोनों पे डिपेंड करते हैं। ये कहने का मतलब यही है यहाँ पे, बस जाता है उसी में हमारा L इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट एन स्क्वायर ये बाई L, ठीक है। यहाँ पे म्यू आर जो लौह चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता होती है, ठीक है। एक्सएल इक्वल टू 2πfl प्रतिघात, जेड बराबर √XL स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जिसे हम प्रतिबाधा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ म्यू आर लोह चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता है, ठीक है। ये कुंडली के फेरुक संख्या N तथा चुंबकशीलता का मान किसी यांत्रिक प्रचाल के प्रभाव में परिवर्तित होता है तो प्रेरकत्व तो L का मान बदल जाएगा, ठीक है। ये L का मान बदल जाएगा, ठीक। अगर L का मान यहाँ बदलेगा तो ये भी प्रतिबाधा भी चेंज होगी, जब प्रतिबाधा चेंज होगी तो XL भी बदल, यहाँ तो XL बदल ही गया है, उसके बाद वोल्टेज भी बदल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम आउटपुट वोल्टेज को यांत्रिक प्रचलन विधि से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।